Hi viewers, today I shall be discussing a topic under CRPC, hierarchy of courts. I'll be also discussing in this video the meaning of competency, the meaning of committal proceedings and submission proceedings under CRPC. So, hierarchy of courts, what is hierarchy of courts और वो इतना important क्यों है? कोर्ट्स जो है दैट इज अ प्लेस वेयर लीगल ट्रायल्स टेक्स प्लेस एंड ऑल्सो इट इज एन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व और सेटल किए जाते हैं. तो इन कोर्ट्स की एक हिरार्की है एंड जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनकी हिरार्की सीआरपीसी में दी गई है along with the Indian Constitution. Indian Constitution is the Grundnorm of all the laws. तो इसीलिए जो CRPC भी है वो भी अपनी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करता है. So under criminal courts, criminal courts are those courts जहाँ पे उन कोर्ट्स के पास jurisdiction है to try those offenses जिसमें पनिशमेंट दी जाती है. एंड ऑल्सो क्रिमिनल कोड्स में जो प्रोसिक्यूशन होता है दैट्स द स्टेट बिकॉज इट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी. सो इन द क्रिमिनल कोर्ट्स अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट बीइंग द एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारे पास सीआरपीसी में we have section 379 CRPC which says appeals to the Supreme Court, and we have section 406 CRPC which talks about transfer of cases, the power to transfer cases by the Honorable Supreme Court. and अगर हम next हाई कोर्ट की बात करें, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें सबसे एपेक्स कोर्ट जो है इट इज बेसिकली एट 3 levels. One is the highest level, that is the Supreme Court. Then we come to the state level. In every state there shall be a high court, and हाई कोर्ट के जो नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं एट डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. सो हाई कोर्ट के लिए भी हमारा जो सेक्शन 483 सीआरपीसी है वो कहता है it imposes a duty on the High Court to control and monitor all the subordinate courts. So at the highest apex level, we have the Honorable Supreme Court. Then at the state level, we have, every state will have the High Courts, and then the subordinate courts. अब आज हम इस वीडियो में इन सारे कोर्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, और अगर एक ऑफेंस कमिट हुआ है जिसकी पनिशमेंट सब्सटैंटिव लॉ में दी गई है तो प्रोसीजरल लॉ हमें प्रोसीजर बताता है. क्या प्रोसीजर बताएगा कि कैसे आपने क्रिमिनल लॉ को इनटू मोशन, हाउ विल यू पुट अ क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन. वी बेसिकली से दैट अ क्रिमिनल लॉ इज पुट इनटू मोशन बाय लॉजिंग एन एफआईआर. अगर तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आप एफआईआर लॉन्च करेंगे चैप्टर 12 सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंदर. अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आप एक एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लॉन्च करेंगे आप 155 सीआरपीसी के अंदर. यू कैन ऑल्सो गो फॉर कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी. बट यस, आपने जब, बट दैट इज एन एग्जीक्यूटिव एक्शन, जब आप एक एफआईआर लॉन्च कर रहे हो तो आप पुलिस के पास जा रहे हो. क्रिमिनल केसेस में जब आप एक एफआईआर लॉन्च कर रहे हो या आप एक एनसीआर रिपोर्ट अगर आप दर्ज करवा रहे हो तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है. आप जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी उसके बाद जब चार्जशीट बनेगी सेक्शन 173 के अंदर, फिर जाके मैजिस्ट्रेट के पास जब हम चार्जशीट सबमिट करते हैं तो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है उसके ऊपर. अब ये कौन सा मैजिस्ट्रेट है? कैन वी गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, कैन वी गो डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट, या फिर हम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास जाएं? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता कौन है?
या हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाएं या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास जाएं। तो सबसे पहले तो हमें ये भी देखना है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, कि जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है वो टेरिटरी कौन सी है। ऑन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वी हैव चैप्टर 13 एक्सक्लूसिवली। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बताएगा कि कौन सी टेरिटरी के कोर्ट में जाना है, बट कौन से लेवल के कोर्ट में जाना है वो आपको हिरार्की पहले समझनी है, और फिर आपने देखना है कि विच कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई, और वो हमें कैसे पता चलेगा, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो कि कौन सा कोर्ट कॉम्पिटेंट है ट्राई करने के लिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल, इफ एन ऑफेंस टेक्स प्लेस इन शिमला and after the offence is committed, chapter 13 of the CRPC says that the criminal courts in Shimla have the jurisdiction because offence वहां पे commit हुआ है। तो अब offence अगर शिमला में commit हुआ है, शिमला कोर्ट्स की क्रिमिनल jurisdiction है, बट कौन से कोर्ट में हमने जाना है? Do we go to the high court, or do we go to the judicial magistrates court, or we go to the sessions court, we go to the additional sessions court? कौन से कोर्ट में जाना है और कैसे हम कन्फर करेंगे एक पर्टिकुलर कोर्ट को जुरिस्डिक्शन, वो ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 6 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 6 ऑफ सीआरपीसी falls under chapter 2, and section 6 CRPC states that besides High Court, and courts constituted under any law, there shall be in every state, This is exactly what is given in your CRPC section 6. अगर आप section 6 CRPC का बेरेक्ट में section 6 में देखेंगे, the opening lines are that besides high court के अलावा courts constituted under any law, किसी और law के अंदर कोई और कोर्ट है उसके अलावा, there shall be in every state, हर एक स्टेट में क्या होगा, there shall be in every state court of sessions. Then there shall be judicial magistrate first class, judicial magistrate second class, and then comes the judicial court of sessions, judicial magistrate first class, judicial magistrate second class, judicial magistrate first class के साथ आपका metropolitan magistrate also. Metropolitan magistrate. In metropolitan areas we will have metropolitan magistrate, judicial magistrate second class, and then finally we have the executive magistrates. So as per section 6, in every state there shall be, apart from High Court, a court of sessions, judicial magistrate first class, judicial magistrate second class, and the executive magistrate. इसी के साथ अगर अब हम section 28 देखें, if we see section 28, I'll just erase this part so that it becomes very clear that what I'm trying to bring out by connecting these provisions. तो अगर ये तो हमारे को सेक्शन 6 ने ये हिरार्की दे दी, अब हम अगर सेक्शन 6 सीआरपीसी, नाउ इफ वी लुक इनटू सेक्शन 28 CRPC, which says that it basically section 28 CRPC is talking about competency.
अब ये कॉम्पिटेंसी क्या होता है? कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट्स. कॉम्पिटेंसी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है कि आपका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कितना है, एंड कॉम्पिटेंसी इज कि क्या कोर्ट के पास एक इनहेरेंट पावर है, कैपेसिटी है टू ट्राई द मैटर, तो या कितना लिमिट है. सो सेक्शन 28 सीआरपीसी कहता है कि अगर तो जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास क्या पावर है कि ही कैन पास एनी सेंटेंस, ये उसकी पावर है. हाई कोर्ट कैन पास एनी सेंटेंस and he can impose any fine. Then if I talk about Court of Sessions now, this is also falling under section 28 CRPC. Court of Sessions में कौन बैठेगा? Sessions Judge. So Session Judge and Additional Session Judge. Session Judge and Additional Session Judge. They can also pass any sentence, but जो डेथ सेंटेंस है, डेथ सेंटेंस, इट इज इन कन्फर्मेशन विथ हाई कोर्ट. कन्फर्मेशन विथ हाई कोर्ट, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. यहां से मैंने मेंस में भी क्वेश्चंस, काफी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स में मैंने देखा है, देव आस्क्ड. तो सेक्शन 366 to section 371 CRPC talks about this concept of confirmation. अगर कोर्ट ऑफ सेशन जज या एडिशनल सेशन जज ने डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस किया है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. इट इज सब्जेक्ट टू द confirmation by the honorable high court, and they can also impose any fine. They can impose any fine. So High Court, Court of Sessions, and then if I go further, see High Court we have covered in the previous slide. Then we have the Court of Sessions. वहाँ पे Court of Session में कौन बैठता है? Sessions Judge और Additional Session Judge also we are going to cover here only. Additional Sessions Judge, and this is your section, your 28 of CRPC, and also this we have covered in the previous slide. Now I'm talking about Assistant Session Judge. Assistant Session Judge. Assistant Session Judge की क्या competency है? Assistant Session Judge जो है, he can pass a sentence up to 10 years, up to 10 years, and impose fine, any fine, any fine. All right. So this was also asked in one of your preliminary objective type questions में, preliminary question में, कि additional session judge की क्या competency है? He can pass a sentence up to 10 years and he can impose any fine. तो ये है आपका section 28. Now if we go to section 29 of CRPC, which also talks about the competency of the courts. So it's सबसे ऊपर जो है after sessions judge, session division के बाद जो है हमारे पास आता है chief judicial magistrate. Chief judicial magistrate. Chief judicial magistrate या हम कहते हैं chief metropolitan magistrate. He can impose 7 years. He can award 7 years of, up to 7 years of punishment. He can give up to 7 years. And fine जो है, again any fine. And then after chief judicial magistrate and chief metropolitan magistrate, we have judicial magistrate first class. Judicial magistrate first class.
judicial magistrate first class can award and can give a punishment up to 3 years, and fine is basically 10,000 rupees. Fine of 10,000 rupees. And then we have judicial magistrate second class. Judicial magistrate second class can give a punishment up to 1 year and impose fine till rupees 5,000. और उसके नीचे जो हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स में हमारे एफसी, डीसी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सारे फॉल करते हैं जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कंडक्ट नहीं करते हैं. दे ओनली परफॉर्म एग्जीक्यूटिव एक्शंस. एग्जीक्यूटिव एक्शंस क्या होगी? प्रिवेंटिव. सो यू नो, इफ आई टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की अगर हम बात करें, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स कौन होते हैं? सी यू नो, एक होता है सिनेरियो जहां पे ऑलरेडी ऑफेंस कमिट हो चुका है और ऑफेंस कमिट होने के बाद आप क्या कर रहे हैं? यू आर गोइंग एंड लॉजिंग एन एफआईआर और यू आर गोइंग एंड लॉजिंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन. एंड सेकंड सिनेरियो इज कि अभी ऑफेंस नहीं हुआ है, बट यू आर यू नो प्रिवेंटिव एक्शन जब हम लेते हैं तो वो कौन लेता है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. तो जो आपका सीआरपीसी है, जो उसके इनिशियल सेक्शंस है, इफ यू लुक चैप्टर्स हैं, चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11 सीआरपीसी, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट प्रिवेंटिव मेजर्स. तो वहां पे ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है. ऑफेंस कमिट होने से पहले जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास पावर है टू टेक द प्रिवेंटिव मेजर्स. चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11 सीआरपीसी. And if the offence takes place, तो chapter 12 CRPC, which talks about lodging of an FIR, basically FIR, cognizable offence, non-cognizable offence, तो आपका NCR. Then chapter 13 is your territorial jurisdiction, and then you have chapter 15, which is talking about complaint proceedings. So you know, you have to understand the entire structure also of CRPC. उसके लिए मैं एक अलग video, I will come up with a separate video on the entire structure of CRPC. But today, because we are talking about jurisdiction and we are talking about the competency, the hierarchy of courts, so I will be covering that aspect only. So coming back to section, so if you see, हमने सबसे पहले section 6 को समझा कि section 6 में जो hierarchy दी है कि besides high court and any other court, we have in every state there shall be a court of sessions, a judicial magistrate first class, judicial magistrate second class, and the executive magistrate. Executive magistrate का काम क्या होता है? आपने सिर्फ याद रखना, ये प्रिवेंट करता है. किस चीज को प्रिवेंट? किसी ऑफेंस को कमिट. अभी ऑफेंस कमिट होने से पहले का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का काम है. ऑफेंस कमिट हो जाए, उसके बाद जब आपका प्रोसीडिंग्स कोर्ट्स में शुरू होती है, देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से हम शुरू करते हैं. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, देन द कोर्ट ऑफ सेशंस, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पिटेंसी दैट दे हैव. कॉम्पिटेंसी कहाँ दी हुई है? सेक्शन 28 सीआरपीसी में. कॉम्पिटेंसी क्या होता है? द पावर ऑफ द कोर्ट टू अवॉर्ड, टू पास अ सेंटेंस. कितना पावर है? हाई कोर्ट के पास कितना पावर है? एनी सेंटेंस, एनी फाइन. कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज, any sentence, but that sentence is in confirmation with the High Court. High Court ये जो है 366 to 371 CRPC, important for your mains examination. And then any fine. And then if we talk about the magistrates court, then section 28 further says that assistant session judge तो है up to 10 years, any fine. And magistrates court section 29 says chief judicial magistrate or chief metropolitan magistrate can pass a punishment for 7 years, any fine. Judicial magistrate first class can give a punishment up to 7 years, and again any fine. Judicial magistrate second class up to 1 year, and again fine of rupees 5,000 rupees. ये 10,000 rupees judicial magistrate first class. So now from here we have understood that this is the hierarchy and these are the competency. Now we'll go further
and understand. Let's say A has committed an offense of kidnapping. अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि हम कैसे किस कोर्ट में जाएंगे, कैसे डिसाइड करेंगे. लेट्स से ही हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग व्हिच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 363 सीआरपीसी. सेक्शन 363 सीआरपीसी. अब सेक्शन 363 सीआरपीसी कहता है कि जो पनिशमेंट है किडनैपिंग की वो है 7 साल, 7 years. And now if we go to the schedules which are given in our criminal procedure code, अगर हम इस अपने बेयर एक्ट में देखें तो हमारे पास जो है शेड्यूल दिए हुए हैं सीआरपीसी में. जो फर्स्ट शेड्यूल है दैट टॉक्स अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर इंडियन पीनल कोड. एंड देन आफ्टर the first schedule, there is also another schedule which is dealing with those offenses which take place under any other law. So that is, so आपका CRPC में एक schedule है. First classification of that schedule is dealing with offenses punishable under IPC. And जो second schedule है, second classification है, second classification is dealing with the offenses which are punishable under any other law. तो अगर आप इसको देखें तो इसमें आप if you look into the sixth column, the sixth column of schedule 1 of CRPC, it states that the magistrate has the competency to try. वो क्या कहता है? Which magistrate? It states magistrate first class. Magistrate first class is competent to try the offense of kidnapping. ये शेड्यूल बता रहा है हमें. ये कहां से हमने किया? We have sixth column of schedule 1 CRPC. Schedule 1 CRPC says that magistrate first class has the competency to try the offense of kidnapping. Has the competency to try the offense of kidnapping. But अगर हम देखें जो CRPC के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेक्शन 29 के अंदर, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास कितनी कॉम्पिटेंसी है? He can only award or he can only give a punishment up to 3 years. Judicial magistrate first class as per section 29 can only give punishment up to 3 years. But मेरे केस में जहां पे A ने किडनैपिंग कमिट की है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास as per 6th column of the schedule says कि मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसको he is competent to try और punishment 7 years जो है वो दे सकता है. अब ऐसी सिचुएशन में जहां पे जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है सिर्फ 3 साल उसके पास पावर है देने की, बट अगर उसको लगता है, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को क्या लगता है कि जो ये ए है इसको 5 years पनिशमेंट देना चाहिए, बिकॉज इसने जो किडनैपिंग का ऑफेंस किया है उसमें ही कैन बी अवॉर्डेड 7 years, बट द मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास is of the opinion that he should be given 5 years punishment. In that case, we have proceedings called as committal proceedings. जो ये committal proceedings हैं, वो section 323 CRPC में दी गई है. 323 CRPC to be read with section 209 CRPC. Now, what are committal proceedings? What are committal proceedings? अब अगर हम देखें कि एक सबसे पहले तो वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे प्रोसीजर चलता है, फिर हम कमिटल प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करेंगे. जैसे मैंने कहा कि ए ने अगर एक ऑफेंस कमिट किया है किडनैपिंग का, तो सबसे पहले तो क्या होगा, एक एफआईआर लॉन्च होगी. एफआईआर कहाँ लॉन्च होगी? सेक्शन 154 सीआरपीसी में. चैप्टर 12 के अंदर, ये चैप्टर 12 की इन्वेस्टिगेशन होगी. अब
और आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट, सेक्शन 173 सीआरपीसी में एक चार्जशीट बनेगी जिसको हम कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। अब ये जो पुलिस रिपोर्ट है ये हम कहां लेकर जाएंगे? द पुलिस विल टेक द पुलिस रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट कोर्ट। ये कौन सा मैजिस्ट्रेट है? मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ऑलवेज। क्यों मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहां दिया है ये? Magistrate first class will take the cognizance. We use the term cognizance. Magistrate first class will take the cognizance on police report. What did I say? Magistrate first class will take the cognizance on police report. ये कहाँ दिया है? Section 190 subsection 1 clause B. And अगर इसी ऑफेंस के लिए अगर हम कंप्लेंट फाइल करते हैं तो हम कंप्लेंट कहां फाइल करेंगे? कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स सेक्शन 200 सीआरपीसी, सेक्शन 200 सीआरपीसी। एंड इन दैट केस अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी द मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स में ना डायरेक्टली इट इज टू द मैजिस्ट्रेट, यहां पे एग्जीक्यूटिव का कोई काम नहीं। तो मैजिस्ट्रेट सेक्शन 200 में एग्जामिन करता है इंफॉर्मेंट को एंड और कंप्लेनेंट को एंड आल्सो द कंप्लेंट। आफ्टर द एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 200 मैजिस्ट्रेट मे बी ऑफ द ओपिनियन दैट probably there is no case made out, he may dismiss, तो वो डिसमिस 203 में, या फिर he may issue process सेक्शन 204 एंड ऑल्सो, या फिर उसको लगता है कि अभी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ही इज नॉट श्योर कि वेदर टू प्रोसीड विद द केस और वेदर टू डिसमिस इट, इन दैट केस ही विल पोस्ट ऑर्डर फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। सो 204 के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि यस इट्स अ गुड कंप्लेंट, इट कैन बी टेकन फॉरवर्ड, इन दैट केस उसके बाद आपके वी हैव provisions dealing with documents, that is section 206 and 207। ये documents भी सबमिट करने पड़ते हैं और फिर मैजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस लेता है, और वहां पे भी जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स में भी जब मैजिस्ट्रेट विल टेक द कॉग्निजेंस, he will take the cognizance on complaint. I used the term cognizance on complaint, और ये cognizance on complaint कहाँ लेंगे हम? सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। अब इसमें हमें बहुत सारी चीजें समझनी है। लेट्स अंडरस्टैंड इन अ वेरी वेरी सिंपल मेथड कि अगर एक ऑफेंस कमिट हुआ है, ऑफेंस कमिट होने के बाद हाउ डू वी पुट द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन? We can either go and lodge an FIR or we can go for a complaint proceedings. तो अगर हम एक FIR lodge करते हैं, FIR कब हम lodge करते हैं? Only if it is a cognizable offense. If it is a non-cognizable offense, in that case we have section 155 CRPC. Once the offense has been lodged in the police station by the SHO, उसके बाद वो एक चार्जशीट बनाएगा। चार्जशीट बनाने के बाद he will also have some documents. ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये 206 207 सीआरपीसी के डॉक्यूमेंट्स। तो अभी 173 की रिपोर्ट, दैट इज द पुलिस रिपोर्ट, अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स 206 207 के, वो सबमिट करेगा मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। व्हाई मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहां दिया है? सेक्शन 190 सबसेक्शन 1। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विल ऑलवेज टेक कॉग्निजेंस, चाहे कोई भी ऑफेंस हो, चाहे वो जितना भी हीनियस ऑफेंस क्यों ना हो, चाहे वो कोर्ट ऑफ सेशंस के पास उसका कॉम्पिटेंसी है टू ट्राई, even then the case will start from magistrate first class. He will take the cognizance. After he has taken the cognizance on either the police report or on complaint. Complaint में section 190 subsection 1 clause A में magistrate will take cognizance and 190 subsection 1 clause B में magistrate will take cognizance on police report. Cognizance का meaning क्या होता है? Application of judicial mind. Now the court has received all the matter.
he has received the police report, he has received the documents, or if it's a complaint case, he has received the complaint, he has received all the documents related to complaint and also the complaint. Now, after examining that, then he will go further. अब हमने आगे क्या देखना है? Now, if we go back to कि जहां पे ए ने किडनैपिंग किया था 363 सीआरपीसी के अंदर, 363 आईपीसी के अंदर, बिकॉज द ऑफेंस इज गिवन अंडर द सब्सटैंटिव लॉ, तो वो 363 आईपीसी में पनिशेबल है. किडनैपिंग इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 363 आईपीसी. तो किडनैपिंग 363 आईपीसी में पनिशेबल है एंड 7 years उसका पनिशमेंट है. बट शेड्यूल कहता है, 6th कॉलम कहता है, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो क्या कर सकता है, उसके पास कॉम्पिटेंसी है टू ट्राई. अब मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में पुलिस रिपोर्ट पे जब कॉग्निजेंस लेगा, कॉग्निजेंस लेने के बाद बाय वर्च्यू ऑफ द 6th column of the schedule 1 of CRPC, he can go ahead with the trial. He can go ahead with the trial, and now he will conduct the trial. After the trial is conducted and the evidences are taken by the honorable court, now the court feels that yes, क्या होना चाहिए कि committal proceedings is always to the court of session. मतलब उसको ये केस एक हायर कोर्ट को भेजना है. क्यों? क्योंकि उसके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो उतना पनिशमेंट अवॉर्ड कर सके. सो इन दैट केस ही विल सेंड द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशंस. अब क्या याद रखना है हमें? नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम वर्ड कमिटल सुनते हैं तो इट इज ऑलवेज टू द कोर्ट ऑफ सेशंस, to court of sessions, always to the court of sessions. और जब हम वर्ड सबमिशन सुनते हैं तो इट इज टू द CJ, टू चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. Committal is always to court of session, submission is always to the chief judicial magistrate. Committal is to the court of session. अब ये जो committal है ये भी दो तरीके का कमिटल है. All right, so if I take it here, this is of two kinds. One is section 323 and other is section 209. जो section 209 का कमिटल है ये मैंडेटरी कमिटल है. It is a mandatory committal. And ये जो है ये discretionary committal है. Discretionary कमिटल है. ऑलराइट, अब ये क्या होता है मैंडेटरी कमिटल और डिस्क्रिशनरी कमिटल? नाउ कॉग्निजेंस तो मैंने आपको बताया, सेक्शन कॉग्निजेंस वर्ड जो है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड, और ये कहां दिया है, सेक्शन 190 CRPC. आफ्टर द मैजिस्ट्रेट हैज टेकन द कॉग्निजेंस, फिर हम क्या चेक करते हैं कि शेड्यूल क्या बता रहा है, 6th कॉलम जो शेड्यूल का है कि कौन सा मैजिस्ट्रेट उस केस को ट्राई कर सकता है, कौन से मैजिस्ट्रेट के पास कॉम्पिटेंसी है. तो अगर हम देखें सेक्शन 302 आईपीसी शेड्यूल में अगर हम जाएं और उसका 6th कॉलम देखें तो वहां पे जो वो केस है 302 का, इट इज, वहां वर्ड लिखा है टू बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशंस, to be tried by court of sessions. All right, so section 209 uses the word exclusively triable by court of sessions. Exclusively triable by court of sessions. So exclusively triable by court of sessions means what? That after the magistrate has taken the cognizance under section 190 subsection 1 clause A or clause B, उसके बाद magistrate जो है आगे उस पे कुछ भी नहीं कर सकता. After he has taken the cognizance, he has received on the offense, he has received the charge sheet, he has received the documents, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंडेटरी है कि मैजिस्ट्रेट ट्रायल तो कंडक्ट नहीं कर सकता बिकॉज
6th column of the schedule does not give him the competency. किसको competency नहीं देता है वो? मैजिस्ट्रेट को competency नहीं देता है कि वो उसको ट्राई करे. तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? He will commit the case to court of session. Mandatory 209 के अंदर. 209 CRPC talks about the committal proceedings. It talks about the committal proceedings and it is exclusively triable by court of session. और 209 से पहले मतलब अगर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लिया है, he can also abide by section 306 CRPC basically. हम कहते हैं 306 CRPC, 209 is to be read with 306 CRPC, section 306 CRPC. 306 CRPC में it talks about pardon. It talks about pardon. तो वो सारी चीजें कौन कर सकता है? मैजिस्ट्रेट कर सकता है. ये सब प्रिलिमिनरी काम करने के बाद वो ट्रायल कंडक्ट नहीं करता क्योंकि उसको कॉम्पिटेंसी ही नहीं दी है 6th कॉलम ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में. और वो क्या करेगा? He will, it is mandatory that he sends the case to the court of sessions. On the other hand, जहां पे he has the competency to try, magistrate has the competency to try. After he has taken the cognizance, he will start with the trial, and after he has finished the trial, he feels that he cannot pass that much of punishment. Yeah, it is on the point of punishment, or maybe it is higher stakes are involved, या फिर higher interests are involved. In any of those reasons, magistrate क्या करेगा? He will. It is as per the discretion of the magistrate. It is as per the discretion of the magistrate. He may commit the case to court of session. इसीलिए हम कहते हैं ये discretionary committal है, and यहाँ पे word use होता है, expression use होता है ought to be tried. Ought to be tried by court of sessions. Ought to be tried. Section 323 CRPC says it ought to be tried by court of sessions. All right, and if the honorable magistrate feels that yes, instead of court of session, he wants to send the case to CJM, Chief Judicial Magistrate, क्योंकि Chief Judicial Magistrate के पास भी कितनी पावर है punishment देने की? It is 7 years. He can award punishment up till 7 years. So in that case, if the magistrate sends the case to CJM, we say he has submitted the case to Chief Judicial Magistrate under section 325 CRPC. Section 325 CRPC talks about submission proceedings. Section 325 CRPC talks about submission proceedings. So ये है हमारे पास concept of committal, जो कि section 209 में प्रोसीजर दिया है कमिटल का, read with section 323 CRPC, और जो ये है कमिटल प्रोसीडिंग्स, और जो सबमिशन प्रोसीडिंग्स है, सबमिशन, that is section 325 CRPC, and it is given always to the CJM, and this is always to the court of sessions. Always to the court of session. So here I have tried to explain the hierarchy along with the committal proceedings and submission proceedings. In the next video, I will be covering section 209, 323 and 325 CRPC in detail, and also I will be covering the concept of making over. Thanks for watching my video. For more videos like these, kindly subscribe and like my YouTube channel.